हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। तो आज के वीडियो में हम अप्रैल 11 से लेके 15 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप जाके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। तो हमने ऑलरेडी अप्रैल 2025 के, एक मिनट रुक जाओ आप, ये जो वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। सो ऑलरेडी हमने अप्रैल 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज है टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो ये जो होने वाला है ये 16th क्वेश्चन होगा। सो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल रिगार्डिंग गवर्नर्स पावर्स ओवर स्टेट बिल्स। तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन। सो इससे हमें क्या समझना पड़ेगा, जो भी गवर्नर्स के पावर्स हैं ओवर स्टेट बिल्स को लेके, तो अगर हमने उनको समझ लिया तो आई थिंक ये जो एमसीक्यू है वो हमें अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। अगर कहीं से भी अगर फ्यूचर में कहीं से भी अगर यहाँ से सवाल बनेगा गवर्नर के पावर्स को लेके तो आप इसको इजीली जो है वो आंसर कर पाओगे। तो देखते हैं गवर्नर्स के पावर्स जो हैं वो क्या क्या हैं ओवर स्टेट बिल्स को लेके। सो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सो हमें बिल समझना पड़ेगा, बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है इसको समझना पड़ेगा। तो हमें पता है लॉज बनाने की जो पावर है वो होती है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। सो इसके बारे में डिटेलली एक्सप्लेन्ड है इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है जिसमें है यूनियन लिस्ट, पहला आता है फर्स्ट यूनियन लिस्ट। तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाएगी। एंड फिर आता है स्टेट लिस्ट जिसमें मेंशन्ड है वो सारे सब्जेक्ट्स जिसको लेके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लॉज बनाएंगे। एंड फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, सो कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें जो है सेंट्रल प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलके जो है लॉज बनाएंगे। कोई भी एक्ट जो है वो कैसे बनता है, सो ये पहले बिल के रूप में जो है पास होगा। अगर ये सेंट्रल लॉ है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर कोई लॉ बनाना चाहती है तो वो बिल पास करेगी, इन पार्लियामेंट में पास करेगी। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जो है लॉज बनाना चाहती है तो ये पास करेंगी बिल, कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है पास करेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाते हैं कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पे है लोकसभा प्लस राज्यसभा। सो ये जो बिल है ये पास होना पड़ेगा कहाँ से, लोकसभा प्लस राज्यसभा से जो है पास होना पड़ेगा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होना पड़ेगा। तो इसके बाद इसको जो है अप्रूवल चाहिए होगा, किसका, प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल है वो चाहिए होगा इस बिल को। सो इन स्टेट लेजिस्लेचर केस में इसको गवर्नर का जो अप्रूवल है वो चाहिए होगा। सो अगर अप्रूवल मिल जाएगा इस बिल को तो ये बन जाता है एक्ट। ओके, तो इतना सा छोटा सा जो डिफरेंस है वो आप याद रख लेना बिल एंड एक्ट को लेके। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गवर्नर, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का जो रोल होता है इन बिल्स को लेके एक्ट बनाने तक, वो जो है दोनों जो है वो क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इनके रिगार्डिंग, सो इस बिल्स के रिगार्डिंग इनके जो पावर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। सो ये 3 आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, हो सके। आर्टिकल 111 की बात करें, जब भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो उस बिल को अप्रूवल देना, या तो उसको रिजेक्ट करना यानी विथ होल्ड एक्सेंट, या तो उसको सेंड इट बैक फॉर चेंजेस के लिए भेज देना पार्लियामेंट में। तो ये जो है इसको भेज सकते हैं चेंजेस के लिए, ओनली वंस ऐसा कर सकते हैं, एंड नॉट फॉर मनी बिल्स। सो मनी बिल्स के केस में इसको वापस, मनी बिल्स के केस में जो है प्रेसिडेंट बिल जो है मनी बिल उसको वापस नहीं भेज सकते चेंजेस के लिए। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लेना आप। एंड ये जो है, ये जो पॉइंट है कि इसको एक ही बार जो है चेंजेस के लिए भेज सकते हैं, तो इसको जो है ऐड किया गया था, इसको मैंडेटरी कर दिया गया था बाय
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल देखें, आर्टिकल 200। तो इसमें मेंशन्ड है गवर्नर के पावर्स। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल पास होता है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। वो क्या है? अप्रूवल देना एंड रिजेक्ट कर देना एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट को जो है वो भेजना एंड आस्क द स्टेट लेजिस्लेटर टू मेक चेंजेस के लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर को वापस से भेजना। एंड सेम केस है जैसे हमने ऊपर देखा प्रेसिडेंट के पास कि ये जो है मनी बिल्स के केस में वापस नहीं भेज सकते, इनको जो है अप्रूवल देना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 201 की, तो इसमें इफ़ द गवर्नर सेंड्स अ स्टेट बिल टू द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट देन हैज़ 3 ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास जब भी सो इस केस में प्रेसिडेंट के पास होते हैं 3 ऑप्शंस, या तो उस बिल का अप्रूवल देना या रिजेक्ट करना या सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर चेंजेस के लिए उसको वापस से स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना। तो अगर हम वीटो पावर्स की बात करें ऑफ गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट की, तो दोनों के पास सेम वीटो पावर्स होती हैं। सो चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 3 वीटो पावर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। द गवर्नर कैन विथहोल्ड एक्शन टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर स्टॉपिंग इट फ्रॉम बिकमिंग लॉ। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजेक्ट करना या विथहोल्ड एक्शन करना, तो इसको कहा जाता है व्हाट? एब्सोल्यूट वीटो। नेक्स्ट देखें सस्पेंसिव वीटो। ये जो है इसमें क्या कर सकते हैं? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल to the state legislature for reconsideration if repassed the governor must accent। तो ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सेंड इट बैक फॉर चेंजेस। ये जो होता है, ये जो पावर होती है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, ये जो है ये हो जाता है सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉकेट वीटो, इसमें जो है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? कैन डिले एक्शन टू अ बिल इनडिफाइनेटली बाय नॉट एक्टिंग ऑन इट। तो ये जो है इसमें क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? अपने पास जो है वो बिल लेके रख सकते हैं। इसकी जो टाइम लिमिट है वो मेंशन नहीं है। ओके, जितने समय तक ये चाहें तब तक जो है ये अपने पास बिल को रख के अपने पास बैठ सकते हैं। तो इसी को लेके जो है सारा डिस्प्यूट जो है वो अराइज हुआ है। तो हमने देखा वीटो पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एंड जो आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड उनको भी हमने कर लिया है कंप्लीट। सो आई होप यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गौरव ग्लाइड बॉम्ब। तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले हम इसके बारे में जो है वो देख लेते हैं ताकि हम इसको इजीली जो है वो आंसर कर पाएँ। तो ये जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है इसको डेवलप किया है किसने? DRDO ने डेवलप किया है। ये जो है 1000 क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। इसकी जो सक्सेसफुली टेस्ट हुई थी बिटवीन अप्रैल 8 से लेकर 10 तक जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी। इसको टेस्ट किया गया है बाय यूजिंग सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट में से इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो टेस्टिंग हुई थी वो सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट से हुई थी एंड इसकी जो रेंज है वो है 100 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। एंड ये जो है प्रिसाइसली अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है बाय यूजिंग ड्यूअल गाइडेंस सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यूज़ करेगा। सो अब आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गौरव ग्लाइड बॉम्ब के बारे में जो है 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO। तो अभी हमने देखा तो गौरव ग्लाइड बॉम्ब को किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। एंड सुकोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को जो है वो यूज़ किया गया है, यूज्ड फॉर द रिलीज ट्रायल्स ऑफ द ग्लाइड बॉम्ब, गौरव ग्लाइड बॉम्ब। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3, बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। सो आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एमिशंस इन द शिपिंग इंडस्ट्री। सो शिपिंग इंडस्ट्री में जो एमिशंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन सी बॉडी करती है? सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लोकेटेड हैं लंदन में। तो रिसेंटली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी लंदन में, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो है लगाने वाले हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग, जिसके फेवर में जो है इंडिया ने इसको वोट दिया है। एंड
इसी के कारण जो है ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। ये जो टैक्स है लगने वाला है बाय 2028 तक। एंड ग्लोबल एमिशंस की बात करें तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में जो 3% है वो जो 3% एमिशंस होते हैं वो शिपिंग इंडस्ट्री से होते हैं। एंड ये जो टैक्स है इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट अप टू $40 बिलियन एनुअली बाय 2030। एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि ये जो है 20% एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 2030। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, या ऑप्शन बी झारखंड, या ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर होगा। सो ये जो है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने वाले हैं इसके, एंड कहाँ पे, नव रायपुर छत्तीसगढ़ में। एंड ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका टारगेट है कि ये जो है प्रोड्यूस करेगा 10 बिलियन चिप्स एनुअली बाय 2030 तक। एंड ये जो चिप्स हैं ये मोर फास्ट, जब हम कंपेयर करेंगे इसको सिलिकॉन चिप से, गैलियम नाइट्राइड चिप्स जो हैं ये फास्टर हैं, मोर एनर्जी एफिशिएंट हैं एंड ड्यूरेबल होंगे। तो ये जो है विल पावर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ में इसको यूज़ करने वाले हैं लाइक 6G एंड 5G नेटवर्क्स। एंड ये जो है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स में यूज़ करेंगे एंड डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज़ होने वाला है। एंड सो इसको हमने इंडिजीनियसली जो है ये डेवलप करने वाले हैं, इसको याद रख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव ऑन होने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो टाइप 5 डायबिटीज़ है काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसको हम टॉपिक को कवर कर लेंगे, इसके बाद जो है वो MCQ को अटेम्प्ट करेंगे। सो टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में हम देखें तो ये जो है डायबिटीज़ ये होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। सो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ होती हैं जब हमारे बॉडी में शुगर लेवल जो है वो हाई होता है, तो उसको कहा जाता है डायबिटीज़ कहा जाता है। एंड ये जो है टाइप 5 डायबिटीज़ इसको रिपोर्ट किया गया था कहाँ पे, जमाइका में इन 1955 में। तो इसमें जो है इस केस में क्या होता है, जो इंसुलिन इंजेक्शंस है वो भी जो है इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती हैं। एंड अगर हम देखें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो टाइप 1 जो होता है इसमें ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, जिसमें इम्यून कंडीशन जो है वो अटैक करता है जो भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इन पैनक्रियाज में, तो उसको अटैक करता है, जिसके कारण इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ये यूजुअली देखने को मिलता है स्टार्टिंग इन चाइल्डहुड से ही देखने को मिलेगा। सो यूजुअली जो कॉमन है इन एल्डर पीपल में वो है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें जो है इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो पाता है, लेकिन बॉडी ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मोर कॉमन होती है इन मिडिल एज पीपल में। एंड इसके जो टाइप 1 के डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो मोर क्विकली दिखने में आते हैं, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो स्लोली जो है डेवलप होते हैं। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं इसको मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रग्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। सो लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो इसमें आ जाता है बाय ईटिंग हेल्दी फूड एंड बाय डूइंग एक्सरसाइजेस करके इसको मैनेज कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट टाइप 5 डायबिटीज़। तो अभी हमने देखा टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में, अब आप इसको ईजिली जो है वो आंसर कर पाओगे। तो स्टेटमेंट 1 है, टाइप 5 डायबिटीज़ वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1955 एंड स्टेटमेंट 2 सेज इट इज़ प्राइमरीली लिंक टू माल न्यूट्रिशन। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, जैसे कि हमने देखा ये जो है इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था इन जमाइका इन जमाइका जो है ये एक कैरिबियन नेशन है। इसको फाउंड किया गया था इन विच ईयर 1955। एंड ये जो है टाइप 5 डायबिटीज़ ए प्राइमरीली लिंक टू माल न्यूट्रिशन। जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं हमारे वो ट्रू हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन को जो है वो अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। एंड अगर हम बात करें लॉ कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन की, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे ये थे लॉर्ड मकाउले।
एंड ये जो है बने थे 1834 में। सो लॉ कमीशन को 1934 में बनाया गया था बाय चार्टर एक्ट 1833, तो इसको आप याद रख लेना। एंड ऋतुराज अवस्थी जो हैं, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये थे 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन। एंड MC सेतलवाद जो हैं ये थे इंडिपेंडेंस के बाद में जो चेयरपर्सन बने थे, पहले हमारे ये थे MC सेतलवाद। ओके, सो ये जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे, इसके बाद ये बने हमारे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। सो हमने देखा जो ऑप्शन है उसके थ्रू भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। सो अगर हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि ये जो है कोई भी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है। अगर कोई भी बॉडी अगर एक्ट के थ्रू बनती है तो उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड ये जो है एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो हमने देखा तो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो कब बना था, 1834 में, सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट लॉ कमीशन है वो बना था 1955 में। सो 23rd लॉ कमीशन का टर्म होने वाला है 3 years होने वाला है। एंड ये जो है फोकस करेगा ऑन रिव्यूइंग लॉज इन रिलेशन टू DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एड्रेसिंग इश्यूज लाइक फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। So let's see our next question. So next question है what is the name of India's advanced laser based weapon system? तो इंडिया ने जो है अपने डिफेंस सेक्टर में एडवांसमेंट किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड बाय इंडिजीनियसली डेवलपिंग लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम। तो इसका जो नाम है वो क्या है? सो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो लेज़र वेपन बेस्ड सिस्टम का नाम क्या है? याद रख लेना MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। सो इसको जो है इंडिजीनियसली डेवलप किया है किसने? DRDO ने। एंड इसका जो टेस्ट है रिसेंटली हुआ था कहाँ पे? नेशनल ओपन एयर रेंज इन कर्नूल में हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो है यूटिलाइज करेगा हाई पावर लेजर्स को टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स लाइक ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को जो है ये डिस्ट्रॉय करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये जो है क्वेश्चन नहीं है। तो वाइब्रेंट बिल्ड कॉन जो है ये हुआ था कहाँ पे? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जो कि है न्यू दिल्ली में। ये जो है इंडिया का बिगेस्ट सेरेमिक एंड बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो है। एंड इसका मेन एम होगा जो भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसमें जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना ही इसका मेन एम होगा। तो ये कहाँ पे जो कंडक्ट किया गया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ये याद रख लेना। एंड ये था इंडिया का बिगेस्ट सिरेमिक एंड बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो था। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा तेलंगाना से रिलेटेड है। सो तेलंगाना जो है ये बन चुका है फर्स्ट स्टेट बन चुका है टू इम्प्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन विद इन शेड्यूल्ड कैस्ट्स। सो रिजर्वेशन के अंदर जो कैटेगराइजेशन है, सो हमें पता है कि जो कैटेगराइजेशन है वो कुछ इस तरीके से है। STs इसमें आ जाते हैं एंड SCs आ जाते हैं एंड OBC एंड फिर आता है जनरल कैटेगरी। तो SCs में जो है इन्होंने फिर से जो है सब कैटेगराइजेशन जो है एक किया है एंड ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट जो है वो बन चुका है। एंड सो इसमें जो है इन्होंने 3 ग्रुप्स में जो है इनको सब कैटेगराइज किया है। तो ग्रुप 1 में जो है इनको मिलेगा 1% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा ग्रुप 1 में फॉर 15 सबकास्ट आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट बैकवर्ड पीपल को जो है इनको 1% मिलेगा। एंड अगर ग्रुप 2 में देखें तो 9% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा फॉर 18 सबकास्ट्स एंड जो कि ऑलरेडी मार्जिनल बेनिफिट्स जिनको मिल चुके हैं इस कास्ट कोटा को लेके तो उनको मिलेंगे 9% ऑफ रिजर्वेशन। एंड अगर ग्रुप 3 में देखें तो इसमें मिलते हैं 5% ऑफ रिजर्वेशन फॉर 26 सबकास्ट दैट आर रिलेटिवली बेटर प्लेस। अगर हम बात करें प्रेजेंट रिजर्वेशन सिस्टम की तो STs के लिए रिजर्वेशन कोटा है 7.5% एंड SCs के लिए है 15%, OBCs के लिए है 27% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है 10% जो कि टोटल हो जाता है 59.50%। सो इसी के साथ हमने ये जो है लास्ट हमारा टॉपिक था। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं MCQ। तो क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन विद इन SCs।
तो किसने किया है, अभी हमने कवर किया कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी तेलंगाना होगा। तो इसी के साथ तो आज के वीडियो में हमने कवर किया अप्रैल 11 से लेके 15 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, आज के वीडियो में हमने उनको कंप्लीट से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।